अगर तुमको दिया जाए कि एक कैलोरी का मान जूल में 4.18 जूल है, तो पूछा जाए कि 1 किलो कैलोरी का मान जूल में कितना होगा, कैसे निकालोगे? किलो का मतलब क्या होता है? 1000। तो इसको हम 1 किलो को लिख देते हैं 1000 कैलोरी, लिख सकते हैं ना? 1 किलो कैलोरी को क्या लिख सकते हैं? 1000 कैलोरी। तो 4.18 जूल को क्या लिख सकते हैं? 4.18 गुणा 1000, 4.18 गुणा 1000, ठीक है। इसको कहीं कहीं वैज्ञानिक संकेतन में लिखा जाता है 4.18 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, यानी कि 4.18 गुणा 10 की घात 3 जूल। ये किस प्रकार का एक्सप्रेशन है, कैसी अभिव्यक्ति है ये? इसको वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक संकेतन, ठीक है। या घातीय रूप में अगर पूछा जाए, घातांकीय रूप में, तब इस तरह से लिखा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? 10 की घात 3 को क्या करेंगे? 1000 में बदल देंगे, है ना, क्योंकि 10 की घात 3 का मतलब 1 के पीछे 3 जीरो, ठीक है, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10 1000 होता है ना, 10,000। तो अगर तुमको पूछा जाए कि इसको वैज्ञानिक संकेतन में ना लिख के पूर्ण संख्या के रूप में लिखो, तो क्या करोगे? 1000 को इसमें गुणा कर दोगे, 4.18 में 1000 को क्या करोगे? गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा? जब भी किसी दशमलव संख्या को ऐसी संख्या से गुणा किया जाता है जिसमें पहला अंक 1 हो और उसके पीछे 0 लगे हो, तो 0 की संख्या कितनी है? आपको कितना 0 लगा? 1000 में कितना 0? 3 0 है। तो इस दशमलव का स्थान 3 अंक दाहिने चला जाएगा। कितना जाएगा? 3 अंक। तो 4.18 में जब 3 अंक हम दाहिने जाएंगे तो पहला अंक हुआ 1, है ना, दशमलव के बाद पहला अंक 1, दूसरा अंक 8 और तीसरा अंक है ही नहीं, तो क्या लगाएंगे? 0। तो तुम्हारा दशमलव वहां आ जाएगा 4180 के बाद, है ना, 3 अंक दाहिने की संख्या दशमलव, इसको हम लिखेंगे जूल। और पॉइंट के बाद 0 अगर लगा देते हैं तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि हर पूर्ण संख्या में दशमलव के बाद 0 ही होता है ना। तो तुम्हारा आंसर सीधा 4180 जूल हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्या आ जाएगा? 4180 जूल हो जाएगा। दशमलव का वैज्ञानिक संकेतन अगर हमको साधारण संख्या के रूप में एक्सप्रेस करना हो या दशमलव संख्या के रूप में, तो ये कुछ उदाहरण हैं। लिखो रितिका, क्या आंसर आएगा इसमें? ठीक है, उतना काफी है। दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो दशमलव भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस दशमलव से पहले जो जो अंक आ रहे हैं वो सारे आपको लिख देने हैं। तो इसमें होता क्या है, अगर 10 की घात 4 से कोई दशमलव संख्या गुणा हो रही है तो दशमलव कितने स्थान दाहिने जाता है? 4 स्थान दाहिने खिसक जाता है, ठीक है, 4 अंक दाहिने खिसक जाता है। और अगर 10 की घात 5 से किसी संख्या को गुणा किया जा रहा है तो उसका दशमलव 5 अंक दाहिने खिसक जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर आ रहा है? 2305 1, उसके बाद कितने 0 लग जा रहे हैं? 4। अंडू बटन दबा दिया करो ना, उससे एक स्टेप बैक हो जाता है ना। तो 3 0 लगाई तुम, कितना 0 लगेगा? 6। इसमें दशमलव के बाद एक अंक था पहले से, है ना, तो उसमें कितना अंक जुड़ गया? 4 अंक, तो 4 0 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस संख्या को क्या पढ़ोगे? पढ़ पाओगे? बताओ, नीचे वाली संख्या क्या है? 23 करोड़। हाँ हाँ, वेरी गुड। 23 करोड़ 5,10,000। ऊपर वाली संख्या क्या है? बोलो। 54,36,280। वेरी गुड, 54,36,280। जब घातीय संकेतन में माइनस वाले घातांक हो, घातीय संकेतन में ऋणात्मक घातांक हो, तो दशमलव कैसे जाता है? किस दिशा में जाता है? बाएं जाता है। तो जितना नंबर होगा घातीय संकेतन में उतना स्थान बाएं चला जाएगा, ठीक है। तो पहले दशमलव 4 के दाहिने था, 4 ठीक से लिखो, 4 के दाहिने था, अब 4 5 0 0 0 पार करते हुए वो बाएं तरफ चला आया है 5 अंक, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? 0.0005423। जाओ शिवम आ जाओ, दिखाई दे रहा है? दशमलव के बाएं कितना 0 लगा रहे हैं? एक ही काफी है, एक 0 लगाओ।
हाँ, वेरी गुड। 2 गुणा 10 की घात -3 का दशमलव रूप हो जाएगा 0.002। अगला सवाल हमारा तापमान के कन्वर्जन पे है, यानी एक मात्रक से दूसरे मात्रक में तापमान को कैसे बदला जाए। इसके लिए जो सूत्र हम लोग प्रयोग में लाते हैं, पहला सूत्र, यदि हमको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है तो सेल्सियस बराबर हो जाता है फ़ारेनहाइट -32 गुणा 5/9। और दूसरा सूत्र है, यदि हमको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो फ़ारेनहाइट बराबर हो जाता है 9 गुणा C/5 + 32। इस पर एक सवाल है, यदि तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। क्या तुम लोगों को पता है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप सेल्सियस में कितना होता है? कितना? हाँ, जोर से बोलो। 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम जानना चाहते हैं कि यदि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है तो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तुमको आंसर नहीं पूछा है, वहां करके दिखाना होगा, ठीक है। बात नहीं करो। ऊपर तो लिखो, क्या आएगा, भागफल तो लिखते जाओ। वेरी गुड, सही किया इसने। पहले क्या किया, 9 और 37 को गुणा कर लिया, उसको 5 से भाग दे दिया और फिर उसमें 32 जोड़ दिया। क्लैप करो इसके लिए। अगला सवाल, यदि तापमान 46 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। ऐसे जोड़ते हैं, बीच में लाइन खींच के। दशमलव, हाँ, वेरी गुड। चलो क्लैप करो इसके लिए। ठीक, आगे करो। पहले उधर 0 लगा लेते हैं। क्या कर रही हो? 35 कैसे आ गया? यहाँ से मिटाओ। अरे एक, हाँ, अब यही दोहराता जाएगा, 3 आता जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया? 38.33, ठीक है। चलो क्लैप करो। तो अब अगर तुमको तापमान सेंटीग्रेड में दिया जाएगा तो फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा, और फ़ारेनहाइट में दिया जाएगा तो सेंटीग्रेड में भी निकल जाएगा। दोनों फॉर्मूले याद हो गए? ठीक है। अब हम बताएंगे तुमको
सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो हमारा केल्विन को सेल्सियस में बदलने का सूत्र और सेल्सियस को केल्विन में बदलने का ये सूत्र है K बराबर C प्लस 273 और C बराबर K माइनस 273, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, ठीक है। देखो एक प्रश्न में हमको 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है और दूसरा प्रश्न है 150 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। देखिए कौन कर पाता है और किस में क्या सूत्र लगेगा, ये सोच समझ के करना है, ठीक है। क्या लिख रही है? पहले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाई हो, ऊपर वाला K बराबर C प्लस 273, तो तुम कर क्या रही हो? हाँ तो आंसर आ गया 310। 273 में क्या जोड़ दिया, C का जो भी वैल्यू दिया होगा, मान दिया होगा, वो तुमको 273 में जोड़ देना है, तो केल्विन मात्रक में तुम्हारा आंसर निकल आएगा। दूसरे क्वेश्चन में तुमको केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, उसके लिए तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला लगेगा C बराबर K माइनस 273। तो K 150 है, 150 में से क्या माइनस करना है, 273। तो चूंकि तुम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस कर रहे हो, ऐसे तुम नहीं कर पाओगी, तुमको करना माइनस बड़े में से ही छोटा है, लेकिन आंसर में चिन्ह तुम्हारा क्या लग जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह। जब भी हम किसी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो हमको करना क्या होता है, माइनस तो हमको बड़े में से छोटा ही करना है, क्योंकि दोनों का अंतर तो वही रहेगा, लेकिन हमको चिन्ह आंसर में क्या लगाना है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है। बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ क्या है, माइनस, तो आंसर में माइनस लगेगा, लेकिन घटाना आपको 273 में से 150 ही है, तो आंसर क्या आ गया, माइनस 123। क्लियर हो गया? चलो अब कुछ पॉइंट्स नोट कर लो। तापमान से संबंधित डॉक्टरी या क्लिनिकल थर्मामीटर या तापमापी में अंकित न्यूनतम बिंदु क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस, और अधिकतम बिंदु होता है 42 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो बुखार नापने वाला तापमापी होता है, उससे अगर तुम लोग टेम्परेचर नापना चाहो तो सेल्सियस स्केल में तुम किससे किस तक नाप सकते हो, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही तुम लोग तापमान नाप सकते हो, ठीक है। प्रयोगशाला तापमापी का अधो बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अधो बिंदु का मतलब होता है न्यूनतम बिंदु, सबसे कम तापमान जो है हम उस पर 0 डिग्री सेल्सियस तक देख सकते हैं, ठीक है। और प्रयोगशाला तापमापी का जो ऊर्ध्व बिंदु होता है, यानी सबसे अधिकतम तापमान जो हम उस पर नाप सकते हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट में यही चीजें, यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो अधो बिंदु है वो कितना हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है जो ऊर्ध्व बिंदु है, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल पर 0 से लेके 100 तक जो अंतर होता है, वही फ़ारेनहाइट स्केल पर 32 से लेके 212 तक होता है, ठीक है। यानी कि इसमें फ़ारेनहाइट स्केल में 180 बराबर भाग होते हैं 212 और 32 के बीच में, है ना, और सेल्सियस स्केल पर वही 100 बराबर भाग होते हैं बीच में। समझ आ रहा है? परम शून्य तापमान 0 केल्विन को कहते हैं, जो माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। अगला पॉइंट है, ऊष्मा एक ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? और इसका प्रवाह जो होता है वो अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। इसका अर्थ ये है कि कोई वस्तु जब हम गर्म करते हैं और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, क्या होगा, वो ठंडी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हाँ। और जैसे एक छड़ को हम गरम करते हैं एक तरफ से, उसके एक कोने को, एक किनारे को गरम करते हैं, तो दूसरा किनारा जो ठंडा होता है धीरे धीरे वो गरम हो जाता है, होता है कि नहीं। तभी ना दूसरे किनारे पर अगर मोम से तुम लोग कील चिपका दोगे तो वो धीरे धीरे गिरती है। मान लो इधर से हम इसको गर्म कर रहे हैं और इस तरफ हमारा मोम से कील चिपका हुआ है, तो अगर हम लगातार एक सिरे को गर्म करते रहेंगे तो ये गर्मी जो है ठंडी साइड धीरे धीरे चली जाएगी, तो अधिक ताप से कम ताप की ओर ये चलती है ऊष्मा, इस वजह से वो मोम से चिपकी हुई कीलें गिर जाती हैं। समझ आ रहा है ना। अगले पॉइंट में एक सूत्र दिया है, Q बराबर ms डेल्टा T, जिसमें Q का अर्थ है किसी पदार्थ के ताप में निश्चित वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा,
M का अर्थ है मास यानी कि पदार्थ का द्रव्यमान, S को स्पेसिफिक हीट कहते हैं जिसे हिंदी में पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है, और डेल्टा T का अर्थ होता है तापमान में कितना अंतर आ रहा है। ठीक है, पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने में जितना तापमान लगेगा उतना तेल को नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि हर पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अलग होती है। और विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? किसी भी पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा उसको आवश्यक होती है वो उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है, वो पदार्थ पर निर्भर करती है। इसीलिए इसका प्रयोग जो है इस फॉर्मूले में किया गया है। ठीक है, चलो बताते जाओ। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि से, है ना। और द्रव में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? बोलो, संवहन, जोर से बोलो, संवहन द्वारा होता है। ठीक है, और गैसों में या निर्वात में, यानी जहाँ गैस भी नहीं है वहाँ ऊष्मा का संचरण हो सकता है? होता है। किस विधि द्वारा? सूरज से ऊष्मा कैसे आती है? तीसरी विधि क्या है? चालन, संवहन और बताओ बताओ, लिखे हो ना? देखो पीछे देखो, लिखवाया है ये, या तो 8 के बच्चे लिखे होंगे। विभिन्न माध्यमों में ऊष्मा का संचरण अलग अलग तरीकों से होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है, द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है, और गैस या निर्वात में विकिरण का कोई उदाहरण बता सकते हो तुम लोग? सूर्य से जो गर्मी आती है वो धरती तक पहुंचती है। सूर्य और धरती के बीच में निर्वात है, अंतरिक्ष है, जहाँ हवा भी नहीं है ना। तो हवा भी नहीं है फिर भी गर्मी आ जा रही है ना धरती पे। तो इसका मतलब क्या? निर्वात में भी ऊष्मा का संचरण होता है, और उसमें जो विधि अपनाई जाती है वो होती है विकिरण, जिसे इंग्लिश में रेडिएशन कहते हैं। तो विकिरण जो होता है खाली सूर्य की ऊष्मा ही नहीं, कोई भी गर्म वस्तु अपने चारों ओर ऊष्मा का प्रसार करती है, यानी कि ऊष्मा को फैलाती है। कोई चीज गर्म हो जाएगी तो उसको छुए बगैर उसके पास अगर आप हाथ ले जाओगे तो आपको गर्मी महसूस होगी, है कि नहीं? जिस प्रकार आग जलती है तो आग की जो ज्वाला होती है आपको उसके अंदर हाथ घुसाने की जरूरत नहीं है। आप आग से दूर भी बैठे रहोगे तो भी आपको उसकी गर्माहट महसूस होगी कि नहीं? उसी प्रकार आपका जब मोबाइल फोन ज्यादा यूज हो जाता है या चार्जिंग होती है तो वो गर्म हो जाता है ना, तो उसके पास हाथ ले जाओगे तो भी तुमको वो गर्माहट महसूस होगी। ठीक है ना। तो गैसों में, वायु में या फिर निर्वात में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण द्वारा। ठीक है, हीटर होता है, जैसे ब्लोअर है, हीटर है, इन सब में विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक, क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? क्वथनांक क्या होता है? वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है। और गलनांक क्या है? तो बताओ, बर्फ का गलनांक क्या है? बर्फ का गलनांक क्या है? कितने डिग्री पे वो ठोस से द्रव में बदलती है? 0 डिग्री सेल्सियस। और पानी का क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बता पाओगे? अभी बताए थे। हाँ, बताओ कितना? 100 डिग्री। करना क्या पड़ेगा? हम तो बता दिए हैं तुमको। 100 डिग्री सेल्सियस कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? 212। और 0 डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट होता है? 32 फ़ारेनहाइट। अभी बताए थे ना, फ़ारेनहाइट स्केल पर 32 अधो बिंदु होता है और 212 ऊर्ध्व बिंदु होता है। वही है 0 और 100 के बराबर। ठीक है, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं हम। तुम लोगों को ऑप्शंस देंगे, उसमें से सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? गलनांक, हिमांक, वाष्पीकरण या संघनन? द्रव के गैस में बदलने की क्रिया बोलो, गलनांक है कि हिमांक है कि वाष्पीकरण है कि संघनन? वाष्पीकरण। क्या है? प्रश्न को ध्यान से सुनो तब उत्तर दो। ठीक है, द्रवों में ऊष्मा संचरण होता है किस विधि द्वारा? चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या इनमें से कोई नहीं? संवहन द्वारा। वेरी गुड। जल का क्वथनांक होता है 10 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस? ओके। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या है? पहले ऑप्शन सुन लो। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक बताना है तुमको। मीटर, जूल, डिग्री सेल्सियस या किलोग्राम? जूल है। ठीक है, वेरी गुड। और जूल के अलावा और कौन सा मात्रक होता है ऊष्मीय ऊर्जा का?
हाँ बोलो, जोर से बोलो। बटा खाली कैलोरी, जूल होता है और कैलोरी होता है, ठीक है। इन दोनों में क्या संबंध है? 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.18। उसको 18 नहीं पढ़ेंगे, दशमलव के बाद के अंकों को अलग अलग पढ़ा जाता है। तो 4.18 जूल जो होता है 1 कैलोरी के बराबर होता है। कैलोरी और जूल दोनों जो है ऊष्मीय ऊर्जा के मात्रक हैं, ठीक है। इसमें से ऐसा ही मात्रक कौन सा है? ऐसा ही मात्रक जूल है। तो ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का कुचालक बताना है 4 वस्तुओं में से। लोहा, एल्यूमिनियम, स्टील, कांच। ऊष्मा का कुचालक, कुचालक माने क्या? कांच, जिसमें गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं जाएगी अपने आप, वो ऊष्मा का कुचालक होता है। तो इसमें से क्या है? कांच। क्योंकि ये धातुएं होती है और जो मिश्र धातुएं होती है ये सब ऊष्मा की सुचालक होती है, ठीक है। धातु की किसी भी वस्तु को एक किनारे से गर्म करोगे तो वो गर्मी दूसरे किनारे तक अपने आप धीरे धीरे पहुंच जाती है, ठीक है। सही गलत बताना है। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका ताप घटता है? गलत। हाँ, गर्म करने पर ताप क्या होता है? बढ़ता है। ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है? सही। वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है? फॉर्मूला नहीं बताया अभी। Q = ms डेल्टा T। तो सही है ना? द्रव्यमान, m को द्रव्यमान कहते हैं ना, तो उस पर निर्भर करती है। वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। और किस किस चीज पर निर्भर करती है? उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर और उसमें आए तापांतर पर निर्भर करती है, ठीक है। अवस्था परिवर्तन के समय वस्तु का ताप स्थिर रहता है? सही। अवस्था परिवर्तन के समय वस्तु का ताप स्थिर रहता है, यानी कि बर्फ जब पानी में बदल रही होती है तो उसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, ठीक है। पारा ऊष्मा का कुचालक है। पारा माने? पारा एक धातु है। किस प्रकार की धातु है? एक विशेष प्रकार की धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है, जिसका प्रयोग थर्मामीटर के अंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो ऊष्मा की सुचालक है। ऊष्मा की और गर्म करने पर बहुत तेजी से फैलती है, ठीक है। गर्म करने पर फैलती है। तो इसमें लिखा है पारा ऊष्मा का कुचालक है, तो सही है कि गलत है? गलत है, ठीक है। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ताप का ऐसा ही मात्रक K, केल्विन। वेरी गुड राधा। गलते हुए बर्फ का ताप कितना होता है? गलते हुए बर्फ का ताप गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। किसी ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? जब ठोस द्रव में बदल रहा होता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? गलना, है ना? गलना या पिघलना, ठीक है। विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण में किसकी आवश्यकता नहीं होती? विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किस चीज की आवश्यकता नहीं होती है? हंस गए? विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण में किसकी आवश्यकता नहीं होती? ठोस, गैस, द्रव, ये सब क्या है? ये सब क्या है? अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं हैं, ठीक है, अवस्थाएं तो है, लेकिन यहाँ आएगा माध्यम। क्या आएगा? क्या आएगा? तो फिर से बताओ, विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण में किसकी आवश्यकता नहीं होती? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।